हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी जिसमें हम कंप्यूटर के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए गाइस, करते हैं बिना देरी करते हुए स्टार्ट। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। टॉपिक है आज हमारा डेटा प्रतिनिधित्व, जिसको कहा जाता है डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर्स विशिष्टता डैश के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? तो जो कंप्यूटर होते हैं वो विशिष्टता किसकी करते हैं? वर्ड्स के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। शब्द 2 गीगा फ्लॉप क्या इंगित करते हैं? जो 2 गीगा फ्लॉप होते हैं वो बताते हैं यह एक प्रणाली है जो 2+2 30 चल बिंदु सक्रियताएं ये सक्रिय फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड की दर से निष्पादित कर सकता है। कैसे कर सकता है? 2.2 30 चल बिंदु सक्रियताएं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड दर से निष्पादित कर सकता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जब कंप्यूटर होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है बिट, BIT बिट। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या होती है? तो शब्द की लंबाई की हमें माप बतानी है तो कैसे माप सकते हैं? उसको बिट में मापा जाता है। कंप्यूटर में शब्दों की लंबाई कैसे मापी जाती है? तो कंप्यूटर में शब्दों की लंबाई मापी जाती है बिट्स से। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर डैश के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। तो जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है इसमें सारे वर्ण और सारे अक्षर, सारे नंबर, विशेष कैरेक्टर हमेशा किसके बने होते हैं? तो वो 8 बिट से बने होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा कैसे रहता है? तो जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसमें बिट्स के रूप में डाटा संग्रहित रहता है। एक बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार डैश बाइट्स एक्सेस कर सकता है। तो एक बार में या फिर एक बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में कितने बिट्स को एक्सेस कर सकता है? तो 4 बिट्स को एक्सेस कर सकता है। एक बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में 4 बाइट्स को एक्सेस कर सकता है। शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक बिट के शब्द की मेमोरी डाटा रजिस्टर कितनी होती है? तो शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक बिट के शब्द की मेमोरी डाटा रजिस्टर होती है 8 बिट्स। बिट का संक्षिप्त नाम क्या होता है? तो बिट का संक्षिप्त नाम होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट को क्या कहा जाता है? बिट्स कहा जाता है। कंप्यूटर के लिए बिट्स डैश का पोर्टमेट होता है तो किसका होता है? बाइनरी डिजिट का होता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? जो कंप्यूटर की स्मृति होती है वो बिट्स के द्वारा मापी जाती है। एक बिट्स डाटा के संग्रहण के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो एक बिट डाटा का संग्रहण करने के लिए हम करते हैं फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करते हैं। एक बिट डाटा हमें संग्रहित करना है तो हमें किस सर्किट का प्रयोग करना पड़ेगा? फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करना पड़ेगा। स्मृति के आंकड़ों की स्थिति का विशेष रूप से व्यक्त करना का साधन क्या होता है? तो स्मृति में जो आंकड़ों की स्थिति होती है उसका विशेष रूप से व्यक्त करना कहलाता है एड्रेस करना। आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करना क्या कहलाता है? एड्रेस कहलाता है। यदि U का ASCII कोड 01010101 है तो V का ASCII कोड क्या होगा? तो इसका होगा 01010110। यदि E का ASCII कोड 01000101 है तो F का क्या होगा? तो इसका होगा 010001 और 10। ASII 8 बिट वाला कोड होता है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम कितने वर्णों को निरूपित करता है? तो जो 8 बिट वाला हमारा कोड होता है वो कितने वर्ड को निरूपित करता है? 256 वर्ड को निरूपित करता है। कितने को करता है? 8 बिट वाला जो कोड है वो कितने को अधिकतम कितने कर सकता है? तो 256 वर्ड कर सकता है। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर, ये नहीं होता, स्टैंडर्ड होता है ना, अमेरिकन, हाँ ये दिया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। एक सिस्टम में जो डैश पर उपलब्ध होता है वह सिस्टम किस पर उपलब्ध होता है, तो 128 विभिन्न कैरेक्टर पर उपलब्ध होता है वह सिस्टम जो कि 128 विभिन्न कैरेक्टर पर उपलब्ध होता है। निम्नलिखित में से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिट की आवश्यकता होती है। यदि हमें एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करना है तो 7 बिट की आवश्यकता होती है, तो ये क्या होगा, ASCII होता है। प्रत्येक कंप्यूटर की कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो प्रत्येक कंप्यूटर की कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर का ASCII होती है। तो ये क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ASCII पूर्ण रूप से क्या होता है, तो ASCII पूर्ण रूप से होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्हों द्विआधारी कूटों को निश्चित किया है, जो विश्व के कैरियर सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। यह मानक या नया मानक क्या होता है, तो ये है यूनिकोड। कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विआधारी कूटों को निश्चित किया है, जो विश्व के कैरियर सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। यह मानक क्या होता है, तो ये होता है यूनिकोड। ASCII एक विभिन्न रूप है, किसका है, तो वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII सेकंड 7 बिट कोड होता है और यह एक विशिष्ट रूप से अधिकतम कितने वर्णों को निरूपित कर सकता है, तो 256 को कर रहा था यार, 128 को कर सकता है। ASCII करता है, देखो 7 करता है 128, लेकिन 8 बिट कितना करता है, 256 करता है 8 बिट, और 7 बिट कितना करता है, तो 7 बिट करता है 128। डाटा प्रतिनिधित्व के संबंध में ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। के को, यदि के को ASCII कोड में 01001 लिखा गया है तो L को हम कैसे लिखेंगे, तो L को हम लिखेंगे 01001110 के रूप में इसको लिखेंगे। पद सहिति A2S का परिणाम क्या होगा, तो पद सहिति A2S को हम लिखेंगे -18। टर्मिनलों के बीच में सूचना के आदान प्रदान से जुड़े कंप्यूटर कोड को क्या कहा जाता है, तो टर्मिनलों के बीच में जुड़े हुए सूचना के आदान प्रदान के जुड़ने वाले जो कंप्यूटर होते हैं उसको कहा जाता है ASCII। टर्मिनल के बीच में सूचना के आदान प्रदान से जुड़े कंप्यूटर कोड को कहा जाता है ASCII कहा जाता है। EBCDIC का पूरा नाम क्या होता है, तो EBCDIC का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। डाटा प्रतिनिधित्व के संबंध में संक्षिप्त डाटा EBCDIC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो EBCDIC का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC कोड स्कीम में विभिन्न कैरेक्टरों का कोड करने के लिए कितने बिट का प्रयोग किया जाता है, तो यदि हमें EBCDIC का कोडिंग करनी है तो हमें कितने कैरेक्टर की आवश्यकता होगी, कितने बिट की आवश्यकता होगी, तो 8 बिट की आवश्यकता इसमें होती है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले कोड कौन सा जो
प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट के रूप में निरूपित करता है। तो 8 बिट के रूप में कैसे किसको निरूपित करता है? तो 8 बिट के रूप में निरूपित करता है सबसे ज़्यादा EBCDIC। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अंक का कितने के समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो यूनिकोड इनकोड है वह परियोजना एक वर्ण तथा अंक का कितने समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये 16 बिट का समूह का प्रतिनिधित्व करता है। यूनिकोड मतलब एक तो 8 में ले रहे थे लेकिन हम बहुत इनको ही मिला लिया उनको ही मिला लिया, तो यूनिकोड बन गया। यूनिकोड इनकोड परियोजना में वर्ण और अंक का कितना समूह ले सकते हैं? तो 8 मतलब 16 बिट का लेते हैं। यूनिकोड बिट का प्रयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की बड़ी संख्या कोडिंग करता है। तो यूनिकोड है वो कितने बिट्स का प्रयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की बड़ी संख्या को कोडित करता है? तो ये 16 बिट को कर सकता है। जावा स्त्रोतकूट या जावा कोड को प्रारंभिक रूप में या फिर आरंभिक रूप से डैश में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो हमारा जावा कोड है उसको हम प्रारंभिक रूप से एक डैश में परिवर्तित कर सकते हैं, तो बाइट कोड में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। UTF-8 क्या है? तो UTF-8 है एक 8 बिट वेरिएबल वर्थ इनकोडिंग। क्या है? 8 बिट वेरिएबल वर्थ इनकोडिंग। UTF-16 एक क्या है? तो UTF-16 है एक वही 16 बिट वेरिएबल वर्थ इनकोडिंग। 16 बिट्स वेरिएबल वर्थ इनकोडिंग। UTF-32 क्या है? तो वही 32 बिट फिक्स्ड विथ वर्थ इनकोडिंग होती है। 32 बिट फिक्स्ड वर्थ इनकोडिंग होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर भारित कोड है? तो गैर भारित कोड है हमारा एक्सेस 3 जो कि भारित नहीं है, एक्सेस कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है। गैर भारित कोड कौन सा है? एक्सेस 3 है। BCD कोडिंग स्कीम डैश का प्रयोग दशमलव अंकों को कोड करने में करता है। तो जो BCD होती है कोडिंग किस स्कीम का प्रयोग करके दशमलव अंकों को कोड करता है? तो ये करता है 4 को 4 का प्रयोग करके दशमलव अंकों का को कोड करता है। BCD का संक्षिप्त रूप क्या है? तो BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल। निम्नलिखित में से डेटा प्रस्तुतीकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? तो ऐसी कौन सी डेटा प्रस्तुतीकरण की तकनीक है जिसमें कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप में दिया जाता है? तो ये होती है BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। 512 ऑपरेशन के कोड के लिए डैश बिट्स की आवश्यकता होती है। यदि हमें 512 ऑपरेशन करने हैं या 512 कोड हैं तो उनके लिए हमें कितने बिट्स की आवश्यकता होगी? तो 9 बिट्स की आवश्यकता होगी। पूर्णांक वैल्यू की सीमा जिससे बिट्स 2 के पूरक का प्रयोग करके दर्शाया जाता है, तो किसका है? तो पूर्णांक वैल्यू की सीमा जिसे बिट 2 के पूर्णांक के रूप में दर्शाया जाता है, तो -32,748 प्लस 32,767। परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या कितनी होगी? तो परिचालन करने के लिए हमें 64 कोड हैं तो उसके लिए आवश्यकता होगी 6 बिट्स की, और 512 के लिए कितनी थी? 9 की थी। कोड 256 प्रचालन के लिए आवश्यक बिट्स की आवश्यकता कितनी होगी? यदि हमें 256 बिट्स की आवश्यकता होगी तो कितनी होगी? 8 की होगी। बाइट 0 और डैश के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो जो बाइट होता है किन के बीच की संख्या को निरूपित कर सकता है? तो 0 से 256 के बीच की संख्या को निरूपित कर सकता है। 8 बिट का प्रयोग करके दशमलव ऋणात्मक 64 को पूर्णांक प्रस्तुतीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कैसे हम इसको परिवर्तित करेंगे? तो करेंगे 10111111। कैसे करते हैं? 8 बिट का प्रयोग करके। -65 को हम कैसे प्रस्तुतीकरण करेंगे या पूरक प्रस्तुतीकरण कैसे करेंगे? तो पहले 1 0 फिर 1 2 3 4 5 6 बार 1 लगा देंगे। 8 0s और 1s के स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है? तो 8 0s और 1s की स्ट्रिंग को कहा जाता है बाइट।
क्या कहा जाता है, 8 की 0s और 1 की जो स्ट्रिंग होती है उसको बाइट कहा जाता है। एक सर्किट को डिज़ाइन करने के में शामिल उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल की मेमोरी आवश्यकता से मेल खाता है। तो उस सर्किट को डिज़ाइन करना है या शामिल प्रक्रिया का नाम क्या होगा जो कि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल की मेमोरी आवश्यकता से मेल खाता है, तो वो होती है हमारी इंटरफेसिंग। क्या होती है, इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग कहा जाता है, क्या करती है, डिज़ाइन करती है, प्रक्रिया का नाम है जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल की मेमोरी आवश्यकता से मेल खाता है। एक मानक 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट प्रारूप में 3 फील्ड हैं, पहला साइन, फिर होता है एक्सपोनेंट और तीसरा होता है सिग्निफिकेंट। कौन सा विकल्प इन तीनों क्षेत्रों का सही बिट चौड़ाई दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है, तो साइन होगा 1 और ई मतलब एक्सपोनेंट होता है 8 और सिग्निफिकेंट होता है 32। तो साइन, अपन साइन क्या करते हैं, एक ही बार साइन कर सकते हैं, तो साइन 1 होता है। एक्सपोनेंट कैसे होता है, एक्सपीरियंस है भैया, ठाट आ जाते हैं, एक्सपीरियंस से क्या जाते हैं, ठाट आ जाते हैं, तो एक्सपोनेंट 8 होता है। सिग्निफिकेंट कितना होता है, 32 होता है, तो सिग्निफिकेंट एम को चढ़ जाते हैं, इनको एम को उल्टा कर दो तो हो जाएगा क्या, 32 नहीं 23। मेमोरी पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो जो मेमोरी पद होता है वो प्रयुक्त किया जाता है स्टोरेज के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन है, रोम को क्या कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्नलिखित रूप से संकेतित की जाती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है या फिर प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। रैम और रोम दोनों क्या होते हैं, तो रैम और रोम दोनों ही होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उसे कहाँ रखा जाता है, जब प्रोसेसर प्रोग्राम को डाटा को यूज कर रहा होता है तब उसे रखा जाता है हमारी मेन मेमोरी में। ईईप्रोम का अर्थ क्या क्या होता है, तो ईईप्रोम का अर्थ होता है हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें तो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं होता, तो हमारी हार्ड डिस्क होती है, डीवीडी होती है, सीडी होती है, फ्लैश ड्राइव होती है, लेकिन कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्राम या डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोरेज करने के लिए कंप्यूटर में किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए बनाई गई है इंटरनल मेमोरी। कंप्यूटर की स्मृति का प्रयोग नहीं करते, तो कंप्यूटर की स्मृति में हम सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं, मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन सर्वर का प्रयोग नहीं करते। एक डिवाइस जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को लोकेट करने और उन्हें सीपीयू उपलब्ध कराने में लगाया समय क्या कहलाता है, तो किसी भी डिवाइस को डाटा या इंस्ट्रक्शन लोकेट करने के लिए उन्हें सीपीयू उपलब्ध कराने के लिए क्या कहा जाता है, एक्सेस टाइम कहा जाता है। उन्हें सीपीयू उपलब्ध कराने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, एक्सेस टाइम किया जाता है। संसाधित या फिर प्रोसेस्ड होने वाले डाटा डैश में रखते हैं, तो जो हमारा प्रोसेस्ड डाटा हो गया है, प्रोसीजर के बाद का जो डाटा होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, तो होने वाला उसको रखा जाता है स्मृति इकाई में। वह डैश समय के बीच जहां पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति में दिया जाता है तथा उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, वह जब समय जहां पर पढ़ने लिखने के लिए आदेश को स्मृति में दिया जाता है, मतलब हमने इनपुट दे दिया, और उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में रखा जाता है तो इसे कहा जाता है हमारा प्रवेश समय या फिर एक्सेस टाइम। निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब वोलेटाइल मेमोरी मतलब जो उड़ जाती है, तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी उड़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, तो रैम हमारी एक अस्थायी मेमोरी है, मतलब वोलेटाइल है। रैम की विशेषता कौन सी नहीं होती, तो ये बहुत तेज होती है, महंगी होती है, उच्च बिजली की खपत करती है, लेकिन छोटी नहीं होती। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है, तो कंप्यूटर की वोलेटाइल या फिर अस्थायी मेमोरी है हमारी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थायी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है, तो अस्थायी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है हमारी रैम। डैश इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम होता है और वास्तव में प्रोसेसर के सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए रखा जाता है। तो क्या कौन सी इकाई है जो कि हमारी प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम होती है और वास्तव में प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए आवश्यकता होती है, शायद हमारी ये होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित रखती है और उसकी प्रतिरूप या फिर प्रारूप बनाती है। अस्थिर
स्मृति या फिर वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? तो रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी या फिर अस्थिर मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में रैम क्या होती है? तो कंप्यूटर में जो रैम होती है वो एक वोलाटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर में रैम का विस्तृत नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को कहा जाता है। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या होता है? तो रैम हमारी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का उपयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। तो ये क्या करती है? यह परिवर्तनशील होती है। जो हमारी रैम होती है वो क्या होती है? वोलेटाइल होती है, परिवर्तनशील होती है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? जब कोई क्रमादेश क्या करता है? लागू करता है, इंस्ट्रक्शन करता है, तो कहाँ रहता है? रैम में रहता है उस समय के लिए। डी रैम का लाभ क्या होता है? तो जो डी रैम होती है वो एस रैम से सस्ती होती है, एस रैम से अधिक स्टोर कर सकती है, एस रैम से तेज होती है और एस की तुलना में यह अधिक डाटा आसानी से इरेज भी कर सकती है और ये क्या होती है? महंगी होती है डी रैम। इसको क्या कहा जाता है? डायनेमिक रैम कहा जाता है। ये तेज होती है, ज़्यादा स्टोर कर सकती है, ज़्यादा आसानी से डाटा को इरेज भी कर सकती है और ज़्यादा महंगी भी होती है। स्थिर या फिर स्टैटिक रैम गतिशील डी रैम या डायनेमिक रैम से तेज होती है, क्योंकि जो हमारी स्टैटिक रैम है वो कैसे होती है? गतिशील होती है डी रैम से, क्योंकि इसकी जो डी रैम को रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारी डायनामिक होती है वो यहाँ डुलती वहाँ डुलती है, उसको ज़्यादा रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी एस रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है, उसको रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती। गतिशील रैम या फिर डायनेमिक रैम स्थिर रैम से धीमी होती है, क्योंकि जो हमारी डी रैम होती है वो उसको क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें कथन गलत बताना है। मुख्य मेमोरी की तुलना में जो गौण मेमोरी में सीमित भंडार की क्षमता होती है, तो ये सही नहीं है। और डी रैम और एस रैम से धीमी होती है, जो डी रैम है वो एस रैम से धीमी होती है, तो ये सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? तो जो हमारी प्रति सेकंड में कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए, तो किस मेमोरी करना चाहिए? तो डायनेमिक मेमोरी करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार क्या होती है? रिफ्रेश होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें कई सही कथन को बताना है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। नहीं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी उसी कंप्यूटर में है तो उसके एक्सेस टाइम तो बहुत कम होगा, तो ये पहला गलत हो जाएगा। समान संग्रहण क्षमता के लिए तुलना में सस्ती होती है। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो कैसी होती है? संग्रहण की क्षमता देखा जाए तो क्या होती है? सस्ती होती है। तो हमारा सिर्फ कौन सा गलत, मतलब पहला ही गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं या किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो जो हमारे कंप्यूटर डाटा को स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब आप पीसी पर कई डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे होते हैं या किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होगा? तो यदि हम पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होगा? तो ये होता है रैम में। कहाँ पे होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसे लगातार सप्लाई की आवश्यकता होती है। जो क्या है? रैम वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसे हमेशा लगातार क्या किसकी आवश्यकता होती है? पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको क्या है? यदि पावर कट गया तो ये क्या होता है? इसका मेमोरी का डाटा जो है वो उड़ जाता है। जब पावर ऑफ कर दी जाती है तो मेमोरी से डाटा उड़ जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ये है हमारी अस्थायी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी। किसी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है, तो कौन सी हमारी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है? तो ये होती है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के लिए एक परिवर्ती या फिर एक्रोनिम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो परिवर्णी प्रयोग किया जाता है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत होती है तो उसे कहाँ पर स्टोर करना चाहिए? यदि हमारे सीपीयू को तत्काल सूचना की आवश्यकता होती है तो हमें उसे स्टोर करना चाहिए रैम में। वोलेटिलिटी
के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो वोलेटाइल मेमोरी की जो वोलेटाइल की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी रैम में होती है। सीपीयू द्वारा किस मेमोरी का सीधा प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसके बजाय इस मेमोरी में प्राप्त डाटा पहले रैम में लोड होता है फिर उसे प्रोसेस किया जाता है। तो ऐसा कौन सा है जो कि हमारे जो सीपीयू होता है वो खुद एक्सेस नहीं कर सकता, पहले वो रैम में होगा फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर बंद हो जाने पर या फिर पावर बंद कर देने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है, तो इसका खत्म हो जाता है रैम का। रैम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो रैम नहीं है हमारी जो रैम होती है उसमें कौन सा सही नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रीड राइट मेमोरी होती है और वोलेटाइल मेमोरी होती है, लेकिन सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं होती। ईडीओ रैम शब्द में ईडीओ का पूर्ण रूप क्या है, तो ईडी रैम में ईडीओ का पूर्ण रूप होता है एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट कहा जाता है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है हमारी रोम। आगम या उपागम एक्सेस समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति मेमोरी सबसे तेज होती है, तो एक्सेस टाइम के आधार पर सबसे तेज होती है हमारी सीपीयू में रजिस्टर सबसे तेज होता है। निम्नलिखित में सबसे तेज कौन सी होती है, तो सबसे तेज होती है हमारी रजिस्टर मेमोरी। निम्नलिखित में से तेज कौन सा होता है, तो रजिस्टर सबसे तेज होता है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो कि स्थित होता है, तो रजिस्टर कहाँ पर स्थित होते हैं, तो ये सीपीयू में स्थित होते हैं। रैम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, तो जो हमारा रोम होता है उसमें जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको कहा जाता है फार्मवेयर। क्या कहा जाता है, रोम को फार्मवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तृत रूप क्या है, तो रोम का विस्तृत रूप है हमारा रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है, तो रोम हमारी स्थायी मेमोरी होती है। रोम क्या होती है, तो रीड ओनली मेमोरी इसका नाम होता है। रोम क्या है, रोम है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या होती है, तो रोम होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। यदि बिजली बंद हो जाती है उसके बाद भी स्टोरेज अपना डाटा रखती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जब बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट गुम जाते हैं या फिर गुम नहीं होते, तो गुम नहीं होते हैं तो वो कौन सी हो जाती है, हमारी रोम होती है, लेकिन गुम हो जाते हैं तो रैम होती है। तो रोम में भी कई टाइप होते हैं, जैसे कि रोम होता है, ईपी रोम होता है, ईईपी रोम होता है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो सीडी रोम डिवाइस एक्सेस स्लॉट में लगाए जाते हैं, तो ये सही नहीं है। फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, नहीं। जो रोम होते हैं उसमें हमारे प्रोग्राम क्या होते हैं, हमेशा स्थायी होते हैं। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होती है वो कहलाती है रोम। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार में प्रयोग किए जाने वाले निम्नलिखित में संशोधित नहीं कर सकते, तो किसको हम संशोधित नहीं कर सकते, तो रोम को नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है ये रीड ओनली मेमोरी में उसको ओनली रीड किया जा सकता है। रोम क्या होते हैं, रोम को केवल हम पढ़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कौन सी नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है, तो नॉन वोलेटाइल होती है हमारी रोम, ये वोलेटाइल प्रकार की नहीं होती। कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है तो कंप्यूटर जो स्थायी निर्देश का प्रयोग करता है और दूसरे निर्देशों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे किस में निहित किया जाता है, मतलब ऐसा कंप्यूटर जब हम बनाते हैं तो उसमें स्थायी निर्देशों का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसमें एक बार इंस्ट्रक्शन डाल दी जाती हैं और दूसरे निर्देशकों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो वो होती है हमारी रोम। रोम या रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, तो जो हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है वो क्या होती है, इसमें डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब उड़ता नहीं है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रह जाता है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी है उसको कहा जाता है रोम। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो रोम भी इनबिल्ट मेमोरी होती है। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का निर्माण या प्रोग्राम किया गया है, तो जो हमारी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर किस मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, तो रैम रोम का किया जाता है। रोम एक प्रकार की क्या है, रोम है एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता है उसे प्रयोक्ता परिवर्तन या चेंज या मिटा नहीं सकता, उसे कहा जाता है हमारी केवल रीड कर सकता है, तो रीड ओनली मेमोरी से डाटा लिख नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता, बस क्या कर सकता है, उसे रीड कर सकता है। विषम का चयन करना है, फ्लॉपी डिस्क, रोम, डीवीडी और हार्ड डिस्क, इसमें कौन सी चेंज है, हमारी रोम है। रोम को किस प्रकार
किस्म का डाटा केवल एक बार अंकन किया जाता है, तो ये होता है हमारी पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम के बारे में सही कथन बताना है, तो पी रोम क्या होता है हमारा, पी रोम कौन सा नहीं होता है ना, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी सही है। ये क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं होती है ना, जो पी रोम है वो हमारी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं होती, नॉन वोलेटाइल होती है और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है और रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह काम करती है। ई पी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है। ई पी रोम का अर्थ क्या होता है कि इसको इरेजेबल कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ई पी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ई पी रोम का पूर्ण रूप होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। किसे यूवी किरणों में रखकर मिटाया जा सकता है, तो उसे होता है इरेजेबल, मतलब हम उसको इरेज कर सकते हैं, तो ये है हमारा ईपी रोम। निम्नलिखित में से कौन ईपी रोम के बारे में सही नहीं है, तो जो ईपी रोम के बारे में सही नहीं है वो कौन सा है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह होती है, इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है और ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल प्रकार की होती है। परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो जो परिवर्तित डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए हम करते हैं ईपी रोम का प्रयोग। ईपी रोम और ईईपी रोम दोनों क्या होते हैं, तो ईपी रोम और ईईपी रोम दोनों होते हैं एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईईपी रोम के बारे में सही कौन सा नहीं है, तो ईईपी रोम के बारे में सही नहीं है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं होती, नॉन वोलेटाइल होती है। रीड ओनली मेमोरी मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है और रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी की निम्नलिखित में से कौन एक वैध श्रेणी नहीं है, तो रोम की हमारी कौन सी होती है, पी रोम होती है, ईपी रोम होती है, ईईपी रोम होती है, लेकिन ट्रिपल ई पी रोम नहीं होती। डैश एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी कहलाती है, तो कौन सी एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी है, तो ये है ईईपी रोम हमारी क्या है, एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गाइस पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।